नमस्कार दोस्तों। एक बहुत बड़ा कैबिनेट रीशफल हुआ है मोदी सरकार में। 36 नए मिनिस्टर्स को लाया गया है और कई बड़े मिनिस्टर्स का रेजिग्नेशन करवा दिया गया। कहा जाता है कि मोदी सरकार को बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा था कोविड और इकोनॉमी के मामले में, इसी रीजन से उन्होंने ये रीशफलिंग करी है। अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी नॉन परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया। कई लोग एक बार फिर से इस डिसीजन को बहुत विजनरी और एक मास्टर स्ट्रोक डिसीजन बताते हैं, मोदी सरकार के पिछले कई डिसीजंस की तरह। आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या है सच्चाई इसके पीछे। पहले बात करते हैं फेमस रेजिग्नेशंस की। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे, अब इन्होंने रिजाइन कर दिया है। अगर आपको याद नहीं तो ये वही इंसान है जिन्होंने बाबा रामदेव के साथ मिलकर कोरोनिल लॉन्च करवाई थी उनकी। ऑपोजिशन लीडर्स जैसे कि कांग्रेस लीडर्स का कहना है कि अगर इनकी रेजिग्नेशन हुई है यहां पर तो इसका मतलब है कि मोदी सरकार ने अपना फेलियर एडमिट कर लिया है कि वो पैंडेमिक को मैनेज करने में पूरी तरह से फेल रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ कांग्रेस लीडर्स का यह भी कहना है कि अगर सरकार के डिसीजंस सही जाते हैं तो क्रेडिट हमेशा प्रधानमंत्री को जाता है, लेकिन अगर कुछ भी गलत होता है तो ब्लेम हमेशा उस मिनिस्टर पर जाता है। इसी रीजन से यहां पर डॉक्टर हर्षवर्धन का रेजिग्नेशन करवा दिया गया प्रधानमंत्री की इमेज को बचाने के लिए। दूसरी बड़ी रेजिग्नेशन है एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर की। इन्हीं की टर्म के दौरान वो कंट्रोवर्शियल EIA ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 2020 लाया गया था, जिस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया था कि किस तरह से ये नई नोटिफिकेशन जनता से पावर छीन लेती है कंप्लेन करने की अगर कोई भी इन्वायरमेंटल लॉ को वायलेट किया जा रहा है तो। ऊपर से उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस भी थे कि अगर किसी प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिली है तो उसे पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस मिल सकती है, प्रोजेक्ट बनने के बाद क्लियरेंस मिल सकती है। तीसरी बड़ी रेजिग्नेशन थी एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल की। इनके टाइम पे NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी सरकार की, जिसकी मैंने तारीफ करी थी। मेरी राय में ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, अच्छी स्टेप थी। एक बार फिर से डिटेल्ड वीडियो बनाया था इस पर भी मैंने। पता नहीं इतनी अच्छी अचीवमेंट के बावजूद भी ऐसा क्यों किया गया, इन्हें रिजाइन क्यों करवाया गया, लेकिन अब धर्मेंद्र प्रधान इन्हें रिप्लेस करेंगे एज द न्यू एजुकेशन मिनिस्टर। चौथा, हमारे फेमस IT एंड लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद को रिजाइन करना पड़ा है। ये ट्विटर के साथ काफी कंट्रोवर्सी में रहे थे पिछले कुछ हफ्तों में, और एक पिछले ही वीडियो में मैंने बड़े कैजुअली कहा था कि एक इंसान को तीन बड़ी मिनिस्ट्रीज दे रखी हैं, कैसे हैंडल कर पाएंगे, और अब तीनों मिनिस्ट्रीज से ये हाथ खो बैठे हैं। काश मैंने पिछले वीडियो में ऐसी ही चीज फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में कही होती, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री में कोई चेंज नहीं आया है दोस्तों। काफी लोग जो ये आर्ग्यूमेंट उठाते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स को बाहर कर दिया गया है, ये सरकार इसलिए रीशफलिंग करने लग रही है। दूसरी तरफ कुछ लोग इस रीजन से भी सवाल उठाते हैं कि अगर सही में ऐसा था तो फाइनेंस मिनिस्टर को क्यों नहीं हटाया गया, उनका क्यों रेजिग्नेशन नहीं दिलवाया गया, क्योंकि इकोनॉमी की तो सबसे बेकार हालत है आज के दिन। निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट पर कंटिन्यू रहेंगी एक ऐसे टाइम पर जब देश का GDP ग्रोथ नेगेटिव में है, और जब इनसे इन चीजों के ऊपर सवाल पूछा जाता है तो ये एक्ट ऑफ गॉड जैसी इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स देती हैं। एक बार इनसे बढ़ते प्याज प्राइसेस को लेकर सवाल पूछा गया था, अनियन प्राइस इन्फ्लेशन पर, तो इन्होंने जवाब में कहा था कि वैसे भी मैं ज्यादा प्याज खाती नहीं हूं, आई डोंट ईट अनियंस एनीवेज, लेकिन एनीवेज मुझे पूरी उम्मीद है कि देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी ये एक ना एक दिन जरूर बनाएंगे। इसके अलावा 3 और बड़ी मिनिस्ट्रीज में कोई चेंज नहीं किया गया है। होम मिनिस्टर वही हैं, डिफेंस मिनिस्टर वही हैं, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी वही हैं। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर की परफॉर्मेंस भी बड़ी यादगार रही है कि कैसे इन्होंने रियाना के एक ट्वीट के खिलाफ बड़ी बहादुरी से लड़ाई करी थी। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर, जब चाइना बॉर्डर इशू हुआ था तो इन्होंने बताया था, हमें डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि कैसे कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं हुआ है। हमारे गोदी मीडिया ने फिर सरकार पर ब्लेम डालने की जगह आर्मी पर ब्लेम डाला था। सारी राजनीतिक पार्टियों को यह समझना होगा कि ये कोई ऐसी घटना नहीं है जो होकर खत्म हो गई है और उसके बाद आप सवाल जवाब कर रहे हैं। ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह के बारे में तो क्या ही कहना। आप जानते ही होंगे अमित शाह के कंट्रोल में आती है दिल्ली पुलिस, और हम सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस ने कितना हार्ड वर्क किया है वायलेंस को रोकने में पिछले कुछ सालों में। कहीं पर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के ऊपर वायलेंस हुआ था JNU में, कहीं पर जामिया में ये हुआ था, कहीं पर दिल्ली दंगे हुए थे, फिर रेड फोर्ट पर वायलेंस हुआ था, और बहुत ही हार्ड वर्किंग थी दिल्ली पुलिस। इन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी वायलेंस को रोकने की इन जगहों पर। और क्योंकि अमित शाह भी इतने हार्ड वर्किंग इंसान हैं, इन्हें एक और मिनिस्ट्री अवार्ड कर दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। एनीवेज आगे
आगे बढ़ते हुए नितिन गडकरी एज मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इन्हें रिटेन कर लिया गया है और ये एक अच्छा डिसीजन है मेरा मानना है, क्योंकि इन्होंने जेन्युइनली अच्छा काम किया था हाईवेज की डेवलपमेंट में, रोड्स की डेवलपमेंट में, तो ये करना सेंस भी बनाता है। इसके अलावा अर्जुन मुंडा मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कंटिन्यू रहेंगे। ट्राइबल अफेयर्स का जो मिनिस्टर होता है वो ट्राइबल पॉपुलेशन से ही आए, ये सेंस बनाता है, तो इसमें भी कोई अजीब चीज नहीं है, सेंसिबल डिसीजन कहूंगा। माइनॉरिटी अफेयर्स के जो मिनिस्टर थे मुख्तार अब्बास नकवी, ये भी कंटिन्यू रहेंगे। पीयूष गोयल नितिन गडकरी की तरह एक और ऐसे मिनिस्टर जिनके बारे में माना जाता है कि इन्होंने काफी अच्छा काम किया है पिछले कुछ सालों में रेलवेज की डेवलपमेंट में, लेकिन अब रेलवेज का पोर्टफोलियो इनके पास नहीं रहेगा। हालांकि बाकी दो मिनिस्ट्रीज जो इनके पास थी वो जरूर रिटेन करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। रेलवेज और आईटी मिनिस्टर की पोस्ट अब एक नए फेस को दे दी गई है जिनका नाम है अश्वनी वैष्णव। बहुत ही क्वालिफाइड इंसान है ये। आईआईटी कानपुर से इन्होंने अपनी एमटेक करी है, उसके बाद एमबीए करी थी, आईएएस में इनकी ऑल इंडिया रैंक 27 आई थी। ये सीमेंस के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं अपेरेंटली, तो काफी क्वालिफाइड हैं ये। शायद से वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड एंड मोस्ट क्वालिफाइड मिनिस्टर होंगे ये नए कैबिनेट के। बाकी नए फेसेस की बात करते हुए सिंधिया जो कि पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, अब बीजेपी में आ गए हैं, इन्हें सिविल एविएशन मिनिस्टर बना दिया गया है। वही मिनिस्ट्री जो कि रिस्पॉन्सिबल थी कुणाल कामरा को बैन करने के लिए एयरलाइंस में। देश के नए हेल्थ मिनिस्टर बनेंगे मनसुख मंडविया, एक और नया चेहरा है ये, और पहले ही दिन इनकी बड़ी ट्रोलिंग हुई ट्विटर पर। इनके पुराने ट्वीट्स रीट्वीट करे गए लोगों के द्वारा, और कुछ ऐसे ट्वीट्स इन्होंने लिखे थे पहले, महात्मा गांधी जी इज आवर नेशन ऑफ फादर, ट्रे एंड ट्रे विल बी सक्सेस, मिस्टर राजमोहन गांधी इंडियन विजुअलाइज सेफ फीचर फ्रॉम बीजेपी नॉट फ्रॉम आप, हैप्पी इंडिपेंडेंट डे, कुछ ऐसे ट्वीट्स किए थे इन्होंने। हालांकि मेरा मानना है कि हो सकता है इन्हें इंग्लिश ना आती हो इतनी अच्छी, तो किसी की इंग्लिश का मजाक उड़ाना कोई तुक नहीं बनता। हो सकता है इंग्लिश इनकी अच्छी ना हो, लेकिन ये हेल्थ मिनिस्ट्री बहुत अच्छा संभाल सकें, तो टाइम ही बताएगा ये चीज। लेकिन चांसेस काफी कम लग रहे हैं कि ये इतने अच्छे हेल्थ मिनिस्टर बन पाएंगे, क्योंकि इनका इस फील्ड में कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ज्यादा क्वालिफिकेशंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये पहले कोई डॉक्टर हुआ करते थे, अपेरेंटली विकिपीडिया के अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी एमए पॉलिटिकल साइंस में कर रखी है। लेकिन एक जेन्युइनली अच्छी खबर जिसे मैं मानता हूं वो ये है कि औरतों की रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दी गई है नए कैबिनेट में। पहले सिर्फ 4 औरतें मिनिस्टर्स हुआ करती थी, अब 7 नई वुमेन मिनिस्टर्स आई हैं, तो टोटल में 11 संख्या हो गई है औरतों की इस कैबिनेट में, जो कि पहले के कंपैरिजन से काफी अच्छा है। ओवरऑल बात करें दोस्तों तो अब 77 मिनिस्टर्स हैं नए कैबिनेट में। 2014 में जब मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब इनके कैबिनेट में सिर्फ 43 मिनिस्टर्स हुआ करते थे। तब इन्होंने नारा लगाया था मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, ये इशारा करते हुए कि ये कम छोटी गवर्नमेंट में विश्वास रखते हैं ताकि एफिशिएंसी बढ़ सके, करप्शन कम हो। लेकिन आज के दिन 7 सालों बाद ये संख्या 43 से ऑलमोस्ट डबल हो गई है 77 पर। तो इसलिए अब लोग क्रिटिसाइज करते हैं इस पॉइंट को लेकर कि कहां गई मिनिमम गवर्नमेंट। मिनिस्टर्स की संख्या बढ़ाने के पीछे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स एक्चुअल रीजन बताते हैं आने वाली स्टेट इलेक्शंस। सरकार की इमेज काफी खराब हो गई है पैंडेमिक और इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, इसलिए वो आज के दिन हर एरिया के अपने एमपी एमएलए को कोशिश कर रहे हैं मिनिस्टर बनाने की, सारे, ताकि सब लोगों को अकोमोडेट किया जा सके, सारी अलायंस वाली पार्टीज को अकोमोडेट किया जा सके, जिससे कि कोई भी इन फाइटिंग ना हो पार्टी के अंदर। यही रीजन बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल इलेक्शन है, तो इस नए कैबिनेट में 6 या 7 नए मिनिस्टर्स सिर्फ उत्तर प्रदेश से हैं। एक और बड़ा पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म यह है कि कई लोगों का कहना है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि कैबिनेट में मिनिस्टर्स कौन हो, पहले क्या कैबिनेट था अब क्या कैबिनेट है, क्योंकि इस पूरी सरकार में डिसीजंस मोस्टली पीएमओ की तरफ से ही आते हैं। कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया है मोदी सरकार को इस पॉइंट को लेकर कि ये जो पूरी सरकार है, पूरा देश आज के दिन 2 लोग बैठकर चलाने लग रहे हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। जैसे कि शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि मोदी गवर्नमेंट इज अ 1 मैन शो एंड बीजेपी इज अ 2 मैन पार्टी। इसके अलावा इकोनॉमिस्ट अभिजीत बैनर्जी ने भी कहा था कि पीएमओ इंटरफेरेंस हैज टू स्टॉप। अगर देश को इकोनॉमिक ग्रोथ की राह पर ले जाना है तो हर चीज पीएमओ के थ्रू माइक्रो मैनेज करना सही नहीं है। रघुराम राजन ने भी यह तक कहा था कि इंडियन इकोनॉमी बहुत बड़ी है, पीएमओ पूरे देश को मैनेज नहीं कर सकता। आज के दिन यही एक्यूजेशन बहुत सारे लोग लगाते हैं कि जो भी डिसीजंस होते हैं, चाहे एनवायरमेंट को लेकर हो, फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर हो, चाहे इकोनॉमी को लेकर हो, वो सारे डिसीजंस एक्चुअली में प्रधानमंत्री ऑफिस के द्वारा ही लिए जाते हैं।
तो मिनिस्टर्स चाहे पुराने हो, नए हो, एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर ये चीज एक्चुअली में सच है तो। इसी को लेकर काफी मीम्स भी बने थे कि ये है देखो पुराना कैबिनेट, ये है नया कैबिनेट, सिर्फ मोदी की फोटो हर जगह लगा रखी है। इसी रीजन से कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप गाड़ी में कितना भी नया इंजन लगा लो, कितने भी अच्छे टायर्स बना लो गाड़ी के, कितना भी अच्छा मॉडल खरीद लो गाड़ी का, लेकिन गाड़ी कैसे चलेगी वो तो ड्राइवर पर ही डिपेंड करता है। और अगर गाड़ी के ड्राइवर प्रधानमंत्री ही होने वाले हैं तो शायद कोई बदलाव ना आए यहां पर। मैं जेन्युइनली उम्मीद करता हूं कि अच्छे के लिए चेंज आए फ्यूचर में, लेकिन ये तो टाइम ही बताएगा कि आगे क्या चेंज आता है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।